हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इन 4 बड़े आर्थिक फैसलों ने मोदी सरकार को दिलाई 5 राज्यों में हार। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर कसर कहां रह गई है। एक तरफ जहां दलित उत्पीड़न, SC/ST एक्ट और किसानों की कर्ज माफी जैसे सामूहिक मुद्दों ने पार्टी को कमर तोड़ी, वहीं कुछ ऐसे अहम आर्थिक फैसले थे जिसने बची कुची कसर भी निकाल दी गई। पत्रिका बिजनेस ने जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार से बातचीत कर जानने की कोशिश की कि आखिर कौन से वे आर्थिक फैसले थे जिसका असर इन राज्यों के चुनाव नतीजों पर देखने को मिला। अरुण कुमार के मुताबिक नोटबंदी देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म रहा है। सरकार ने नोटबंदी इसलिए की थी कि काला धन वापस आ सके। काला धन तो वापस नहीं आ सका, लेकिन इसका उल्टा असर किसानों और गरीब जनता पर पड़ा। हालांकि सरकार के इस फैसले को हर खासो आम ने माना। लोगों को उम्मीद थी कि इससे कुछ भला होगा। लोगों को भला तो नहीं, उल्टा सरकार के लिए गले का फांस बन गया। खासकर MP जैसे राज्य जहां किसान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। नोटबंदी के बाद इन किसानों की हालत बद से बदतर हो गई, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। GST सरकार की ओर से 1 साल के भीतर एक और बड़ा रिफॉर्म लाया गया, जिसका नाम था GST। सरकार जिस सोच के साथ इसे लेकर आई, उसके पूरे ना हो सकने में सबसे बड़ा बाधा बानी देश का असंगठित क्षेत्र। अरुण कुमार के मुताबिक देश में GDP का 85% हिस्सा असंगठित क्षेत्र से ही आता है और GST को अमल में लाने में इस क्षेत्र के पसीने छूट गए, जिसके चलते इस क्षेत्र ने इस रिफॉर्म को सिरे से नकारते हुए चुनावों में इसका जवाब सरकार को दे दिया। मोदी सरकार की तीसरी सबसे बड़ी नाकामी रही नए रोजगार का पैदा न होना। आंकड़ों की बात करें तो बीते 4 सालों में नए रोजगार के अवसर में 60% की कमी रही है। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो हालत और भी बेकार है। डिजिटल इंडिया को मोदी सरकार नए भारत का नारा बनाना चाहती है, लेकिन इन चुनावों में हार का एक बड़ा कारण डिजिटलाइजेशन को माना जा रहा है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने बताया कि देश का असंगठित क्षेत्र जो आज भी डिजिटल इंडिया की पहुंच से कोसों दूर है, उन तक सरकार अपने आप को नहीं पहुंचा पाई, जिसकी वजह से क्षेत्र में नेगेटिव ग्रोथ रेट पैदा हो गया। लिहाजा इस क्षेत्र में कारोबार कर रहे लोगों के डिमांड में काफी कमी आनी शुरू हो गई। अगर सरकार 2019 बचाना चाहती है तो इन्हें इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से करेगी गठबंधन, दिल्ली सरकार के वकील ने बताया फॉर्मूला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के वकील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले राहुल मेहरा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की वकालत की है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए राहुल मेहरा ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी अब ये सुनिश्चित करें कि कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समेत पूरे देश में स्थानीय स्तर पर गठबंधन करे। यह दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों को जीतने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। मुझे उम्मीद है कि सीट बंटवारे पर समझ आसानी से बन सकती है। इससे पहले DMK नेता MK स्टालिन भी सोमवार को दोपहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिले थे और उनसे कहा था कि अपने मन में कांग्रेस के प्रति कोई नकारात्मक विचार ना रखें। देश को महागठबंधन की जरूरत है और उसमें आपकी भूमिका है। इसके बाद केजरीवाल तेलुगु देशमी पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के बुलावे पर विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए थे। क्या है गठबंधन की संभावना? जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 30 नवंबर को राहुल गांधी के साथ संसद मार्ग पर किसानों के प्रदर्शन में मंच साझा करते हुए साथ दिखाई दिए और जिस तरह से सोमवार को केजरीवाल पहली बार विपक्ष की बैठक का हिस्सा बनने के बाद
आम आदमी पार्टी सूत्र गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कितनी सीटों पर होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में कुछ महीने और बाकी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में तब दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब अगस्त में दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदर्शन में कांग्रेस ने यह शर्त रख दी थी कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। इस कारण इस प्रदर्शन में पहले अरविंद केजरीवाल अपना भाषण देकर चले गए। इसके 1 घंटे बाद राहुल गांधी मंच पर आए थे। कांग्रेस पार्टी के इस बर्ताव से आम आदमी पार्टी के अहम को चोट पहुंची और उसने तय कर लिया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वह कांग्रेस उम्मीदवार को तब तक समर्थन नहीं देंगे जब तक राहुल गांधी खुद अरविंद केजरीवाल से समर्थन नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल से समर्थन नहीं मांगा, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से बाहर रहने का फैसला किया। राहुल गांधी का वादा 10 दिन में पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया ये कदम। छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी को लेकर एक लेटर के माध्यम से किसानों के कर्ज की जानकारी मांगी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब जनता से किए गए वादे पूरे करने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। सूबे में नई सरकार बनने से पहले किसानों के कर्ज माफी की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में शासन की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक और राज्य रिजर्व बैंकर्स कमेटी को एक लेटर के माध्यम से किसानों के कर्ज की जानकारी मांगी गई है। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी 36 पॉइंट्स के अपने मैनिफेस्टो में किसानों के कर्ज माफी को काफी हाईलाइट किया गया था। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच पहुंची थी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चुनावी दौरे के दरमियान ये ऐलान किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस किसानों से दिए गए वादे करने की कोशिश में लग गई है। इसके लिए सरकारी बैंकों से किसानों के कर्ज की जानकारी मांगी गई है। 30 नवंबर 2018 की स्थिति तक देने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता विभाग के उप सचिव ने यह पत्र लिखा और सभी को डिटेल्स मांगे हैं। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ में किसानों पर खाद बीज आदि का करीब 3200 करोड़ रुपए का कर्जा है। कर्ज माफी की स्थिति में अब कांग्रेस जानकारी जुटाने में लग गई है। योगी सरकार पर भटके पुरी के शंकराचार्य बोले, राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा इसलिए रची गई साजिश। कुंभ मेले में उचित जगह पर जमीन न देने जाने से नाराज पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कुंभ मेले में शिविर न लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी झूंसी के आश्रम में रहकर महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान करेंगे। स्वामी सरस्वती के मुताबिक प्रयाग कुंभ का आयोजन पूरी पीठ के अंतर्गत किया जाता है। फिर उन्हें जमीन कम मिली। कम जमीन भी ऐसी जगह मिली जहां मेले की गंदगी बहाई जाती है। ऐसे में यह उनका और उनके पद का अपमान है। इस दौरान शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि कुंभ में राजनीतिक दलों से जुड़े संतों को ही महत्व दिया जा रहा है। इस बार भी राजनीतिक दलों से जुड़े संतों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अखाड़ों की बड़ी जमीन और सुविधाएं भी दी गई। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ से जुड़ी एक स्मारिका का उन्हें निमोचन कराया था। मेले से जुड़ी अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। शंकराचार्य का कहना है कि इन सब के बाद भी उन्हें 200 लोगों को ठहराने लायक जमीन नहीं दी गई। नियम के मुताबिक शंकराचार्य को सबसे पहली जमीन आवंटित होनी चाहिए। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, इसलिए साजिश के तहत ऐसा किया गया। नई झूंसी स्थित शिवगंगा आश्रम में पत्रकारों से बातचीत से शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने कहा, कुंभ मेले में शासन और प्रशासन उनकी भारी उपेक्षा कर रहा है। उन्हें नाले के बगल में जमीन आवंटित की गई है। ऐसे स्थिति में वहां शिविर लगाना संभव नहीं है। मैं तीर्थराज का प्रणाम करता हूं।
और समय समय पर आता रहूंगा। अर्ध कुंभ के दौरान भी आएंगे, लेकिन झूसी के शिवगंगा आश्रम में रुकेंगे। शंकराचार्य के मुताबिक ऑक्सफोर्ड, दक्षिण कोरिया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा उत्तर कोरिया के गणित उनके पास गणित की जटिल पहेली सुलझाने के लिए आते हैं। बावजूद इसके शासन तंत्र ने उन्हें हमेशा उपेक्षित रखा। उन्होंने राम मंदिर पर कहा कि अगर उन्हें रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर किया गया तो भगवान राम मंदिर तंबू में ही नहीं, भव्य मंदिर में होते, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी होती। यशवंत सिंह ने चुनावों में करारी हार पर बीजेपी को सिखाया यह सबक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों की सत्ता से बेदखल हो जाना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इन चुनाव परिणामों पर बीजेपी में लंबे समय तक रहे दिग्गज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने टिप्पणी की है। उन्होंने ndtv.com पर लिखे ब्लॉग में बीजेपी को चुनावों में हार को लेकर सबक सिखाए हैं। यशवंत सिंह ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ परिणाम आए, खास तौर पर 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में। उन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह स्थिति बन गई जहां बीजेपी का मजबूत आधार रहा है और जहां कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेताओं ने वर्षों मेहनत करके पार्टी के लिए जमीन तैयार की। सन 2013 में पर्याप्त सीटों की संख्या को लेकर देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। यह गूंजते रहने वाली हार है। दूसरी बात, एग्जिट पोल के अनुमान एक बार फिर हमेशा की तरह खरे नहीं उतरे। सबसे पहले तो यह आकलन अन्य देशों में होने वाले एग्जिट पोल की तरह वैज्ञानिक नहीं है और फिर वे सत्तारूढ़ पार्टी से प्रभावित आंकड़ों के साथ भी आते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रत्येक चुनावों में सार्वजनिक सभाओं में भाषण का स्तर नई गिरावट को छू रहा है और प्रधानमंत्री इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। इस चुनाव में और पहले के चुनावों में भी उन्होंने किसी तरह के मुद्दों को उठाया, किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री क्या ऐसा व्यवहार कर सकता है? वाजपेयी ने तो उत्तेजना पैदा करने वाले हालात में भी कभी ऐसा नहीं किया। बीजेपी यह नहीं कर सकती कि कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उसके जवाब देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य था। देश के प्रधानमंत्री की तुलना इन नेताओं से नहीं की जा सकती। चौथी बात, चाहे योगी फैक्टर हो या हिंदू कार्ड, मतदाताओं पर यह असर डालने में नाकामयाब रहे। योगी आदित्यनाथ को अब यूपी में खुद का गढ़ बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पांचवी बात, प्रधानमंत्री द्वारा गढ़ गया कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जमीन स्थिति पर धराशायी हो गया है। यह बात शुरू से ही मुक्तापूर्ण थी। मैं हमेशा से कांग्रेस पार्टी की आलोचना करता रहा हूं। जब मोदी गुजरात में सत्ता का आनंद ले रहे थे तब मैं अपने साथियों के साथ कांग्रेस से लड़ रहा था। लेकिन आप लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी को कैसे हटा सकते हैं, खासतौर पर संसदीय लोकतंत्र में? यहाँ पर मोदी और शाह दोनों पूरी तरह से गलत थे और जनता ने इन चुनावों के जरिए उन्हें सबक सिखा दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ ही राहुल गांधी राष्ट्रीय पटल पर हुंकार भरते हुए उभरे हैं। अब लोग उन्हें भविष्य में पप्पू कहकर बुलाने का जोखिम नहीं करेंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।